हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये छठवां लेक्चर है जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में जीरो से लेके टॉप तक की चीज़ों को जान लेंगे। यहाँ से बाहर बिल्कुल प्रश्न 1857 की क्रांति के टॉपिक से तो बिल्कुल नहीं आएंगे कि इससे बाहर आए, सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। तो ये हम महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। प्रश्न भले हैं लेकिन सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम जब प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उसके आसपास कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? किसकी बात हो रही है? प्रारंभ होने की। तो 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। तो मेरठ से प्रारंभ हुई 10 मई 1857 को। मेरठ से दिल्ली की ओर क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर आगे बढ़े। आगे है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहला प्रश्न, मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? तो 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर विद्रोह कर दिए थे। तो मंगल पांडे पहले स्वतंत्रता 1857 की क्रांति के पहले विद्रोही थे, जो कि बैरकपुर में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और प्रॉपर शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857 को। आगे देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। अर्थात जब 1857 की क्रांति की 10 मई से 1857 की क्रांति हम शुरू करेंगे, उससे बाद में प्रावधान किया गया था, लेकिन हाँ 10 मई को ही शुरू हो गया। तो लोगों को बताने के लिए आज की तरह तो टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन तो था नहीं, या उस समय एक प्रतीक माना जाता था। कोई प्रतीक सभी के बीच में मान लिया जाता था और सबको उसी को संदेश दिया जाता था। तो 1857 की क्रांति के लिए प्रतीक के रूप में कमल और रोटी, कमल का फूल दिया जाता था और एक रोटी दी जाती थी। इससे पता चलता था कि आपको 1857 की क्रांति में भाग लेना है, और ताकि ये जान भी ना पाए। कमल शांति का प्रतीक है और रोटी तो रोटी ही है, जो कि आपकी बेसिक आवश्यकता है। तो इससे भनक भी ना लगे और हम संग्राम को भी आगे बढ़ा लें। तो इसलिए 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वह कमल और रोटी था। आगे, वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पे तात्कालिक पूछा, जैसे कारण तो बहुत थे, ब्रिटिश नीतियां थी, ब्रिटिशों का भारतीयों से भेदभाव था, बहुत सारे कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? वो तुरंत जो हुए, तो उसका तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। एक नई नई एनफील्ड राइफल आई 1857 में, 56 में ही आ गई थी, दिसंबर की ठंडी ठंडी तक ही। तो उसमें यह था कि पहले जो राइफल यूज होती थी वो उसमें जंग लगने का बहुत डर था। तो एक नई राइफल आई जिसमें जो कारतूस को मुंह से खींच के उसके ऊपर से हटाया जाता था, इसके बाद कारतूस भरा जाता था बंदूक में। तो जो एनफील्ड राइफल थी और ये जो कारतूस था, इसमें ये कहा गया कि सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जो कि ये कहीं ना कहीं भारतीयों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत किया। अगर गाय की चर्बी है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और सुअर था तो हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए यह अपवित्र माना जाता है, इसलिए भावनाएं आहत हुई। लेकिन ये वैसे तो एक कारण माना जा सकता है, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो यही जो चर्बी वाले कारतूस हैं, यही को मुंह से नोच नोच के इन्हीं सैनिकों ने मुंह से खुद ही काटा और अंग्रेजों के ऊपर वार किया। तो तब इनकी धार्मिक भावनाएं कहाँ थी? तो कहीं ना कहीं ये तात्कालिक कारण जरूर था, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था विद्रोह का,
कि नहीं इसलिए हम विद्रोह कर रहे हैं। उसकी नींव बहुत पहले से रखी जा रही थी, आर्थिक, राजनीतिक, कई प्रकार की शोषणकारी नीतियों के द्वारा। तो ये एक चरम स्थिति थी जो कि एक कारण बस हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 में शुरू किया गया, इसीलिए 1857 की क्रांति शुरू हुई। यहाँ पे एक नोट है, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। देखिए यहाँ पे है कि जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई 1857 की क्रांति की, वह आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं जो प्रशासनिक अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां थी उसके द्वारा 1857 की क्रांति शुरू हुई। तात्कालिक कारण भले हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग बोल सकते हैं, लेकिन जब विद्रोह शुरू हो गया तो इन्हीं कारतूसों का तो प्रयोग सबने किया। तब भी तो ये मुंह से तोड़ के फेंक रहे थे, तब इन्होंने परहेज क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं ये एक कारण भले है, लेकिन कारण तो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक था, जो कि लंबे समय से चलता आ रहा था। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम स्टर्न। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री अर्थात ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना क्या हुई कि जब 10 मई को 1857 को शुरू हुआ, तो पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, अर्थात जब वो मेरठ से चले तो दिल्ली के लाल किले की ओर चले, तो लाल किले पर सबसे पहले उन्होंने पहुंचा और झंडा फहराया। आगे 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय जो ब्रिटिशों की सैन्य व्यवस्था थी उसमें अवध से सबसे अधिक सैनिक शामिल थे और इसके बाद बंगाल और बिहार क्षेत्र से थे। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। चूंकि 1857 की क्रांति के समय वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो जब भारतीयों ने 10 मई को चले और 11 मई को मेरठ से 10 मई को चले और 11 मई को दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर ली, तो वहां से तो गवर्नर जनरल को हटना पड़ा ना, तो उन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बना लिया। तो याद रखिएगा, आपातकालीन मुख्यालय 1857 क्रांति समय इलाहाबाद था। आगे देखते हैं। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। क्रांति तो हुई लेकिन कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं था कि जो जब नेतृत्व आगे बढ़े तो उसको संभाल सके। कोई एक जुटता नहीं थी, कोई नियोजन या फिर कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि अगर ये घटना होगी तो इसके बाद इसके आगे क्या किया जाएगा, ऐसा कोई प्लानिंग किया नहीं गया था। इसीलिए 1857 क्रांति असफल रही। असफल का अर्थ यह हुआ कि इसने लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा प्रभाव डाला, आगे के लिए विरोध करने के रास्ते खोल दिए, लेकिन वो जिस आवेश में उठा था, अगर एक संगठन होता, अच्छा केंद्रीय संगठन होता, सुनियोजित रणनीतियां होती, तो हमारे देश का इतिहास कुछ और भी हो सकता था। इसीलिए इसको असफल माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत बेदर्दी से 1857 की क्रांति को दबाया भी। आगे लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति का
लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बिरजिस कादिर की ये माँ थी। आगे, लखनऊ में इसलिए हुआ था क्योंकि कुशासन के आधार पर अवध को 1856 में विलय कर लिया गया था, और चूंकि इनके पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। आगे, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम अर्थात स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनकी समाधि स्थली ग्वालियर में है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी समाधि स्थली ग्वालियर में है। आगे देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने। क्योंकि ये लड़ते लड़ते मारी गई थी, इसलिए उस युद्ध में कैप्टन ह्यूरोज ने इन्हें पराजित किया था। कैप्टन ह्यूरोज ने कहा कि ये लेटी हुई महिला सभी पुरुषों में महापुरुष है। आगे देखते हैं, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? जिस प्रकार हमने लखनऊ में देखा बेगम हजरत महल थी, उसी प्रकार असम में कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दीवान मनीराम दत्त ने। आगे देखते हैं, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए, जो कि फैजाबाद से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वैसे मौलवी जो अहमदुल्ला थे साउथ इंडिया से थे, लेकिन वो फैजाबाद में आके रहने लगे थे और वो बहुत योग्य व्यक्ति थे, बहुत शार्प थे, बहुत तेज दिमाग के थे। तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आगे, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वह तात्या टोपे को। इनका नाम, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे। उन्होंने अपने सेनापति के द्वारा, उनके सेनापति तात्या टोपे जी थे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, उन्होंने नेतृत्व किया था। आगे है, 1857 की विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां ने। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब जिस प्रकार लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया, कानपुर से नाना साहब ने किया, उसी प्रकार दिल्ली में जो उस समय जब विद्रोह हुआ तो दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर थे। तो दिल्ली में 1857 की नेतृत्व बख्त खां ने किया था। तो सेनापति, मुगल बादशाह के सेनापति बख्त खां थे, उन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और एक फैक्ट ऐसे याद रखिएगा कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे है, यहाँ पे वही नेतृत्वकर्ता लिखा ही है एक सीरीज में कि केंद्र विद्रोही नेता अर्थात किन्होंने नेतृत्व किया और विद्रोह किस तिथि को इन्होंने शुरू किया और दमन कौन किया, अर्थात केंद्र कहाँ था, उस केंद्र पर कौन से नेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, किस तिथि को शुरू किया था, और अंग्रेजों की ओर से किसने उस विद्रोह को दमन किया। ये पूरा दिया गया है एक टेबल। तो हम इसको देखते हैं। दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने, उनके सेनापति बख्त खां के द्वारा। सैन्य नेतृत्व
तो बहादुर शाह द्वितीय सम्राट थे, वो काफ़ी बुजुर्ग उस समय थे। तो उनके सेनापति बख्त खान ने दिल्ली में नेतृत्व किया। और ये विद्रोह कब शुरू हुआ? 11 मई 1857 को। हमने देखा ना, मेरठ से 10 मई को विद्रोही पहुंचे और 11 मई को लाल किले पर पहुंच के उन्होंने झंडा फहराया और वहां का नेतृत्व बख्त खान ने सौंपा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया विद्रोहियों ने। और दिल्ली में दमन किसने किया फिर? निकलसन और हडसन ने। याद रखिएगा, निकलसन और हडसन ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का दमन किया था। आगे है लखनऊ में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और उनके पुत्र विरजिस कादिर ने। और यह 4 जून 1857 को शुरू हुआ। सबसे पहले देखा दिल्ली, फिर इसके बाद लखनऊ में 4 जून को। और दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया था और नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र विरजिस कादिर ने किया था और शुरू 4 जून 1857 को हुआ था। आगे है झांसी या ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर किया था। और शुरू कब हुआ? तो 4 जून 1857 को। जब लखनऊ में शुरू हुआ उसी तिथि को कानपुर और ग्वालियर में भी शुरू हुआ। कानपुर में 5 को शुरू हुआ। तात्या टोपे ग्वालियर पहुंच गए थे, बाद में नाना साहब का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व संभाला। 4 जून 1857 को शुरू किया और दमनकर्ता कौन था? जनरल ह्यूरोज। तो ह्यूरोज ने झांसी में नेतृत्व कर रहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मार भी दिया था। ये लड़ते लड़ते मारी गई थी। आगे है कानपुर में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। क्योंकि ये बुजुर्ग थे इसलिए उनके सेनापति तात्या टोपे ने किया था सैन्य का नेतृत्व। और यह 5 जून 1857 को शुरू हुआ, ग्वालियर में शुरू होने के एक दिन बाद। और दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल ने, अर्थात जिसने लखनऊ में दमन किया था उन्होंने ही कानपुर में भी दमन किया। आगे है इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का इलाहाबाद में नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और यह 6 जून 1857 को शुरू हुआ। दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। तो कर्नल नील ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का दमन किया था और नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। आगे है फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और यह फिक्स कोई डेट तो नहीं है, लेकिन जून में ही 1857 की क्रांति शुरू की थी मौलवी अहमदुल्ला ने। और लेकिन दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। जिसने इलाहाबाद में दमन किया उसी ने फैजाबाद में भी दमन किया। तो कर्नल नील ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का दमन किया था। और जगदीशपुर जो कि बिहार में है, जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और उनके भाई अमर सिंह ने किया था। ये बहुत बुजुर्ग थे, तब भी इन्होंने इतने बड़े साहस के साथ लड़ी थी लड़ाई। और ये शुरू हुआ था जगदीशपुर में 12 जून 1857 को। तो जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था, दोनों लोग भाई थे। 12 जून 1857 को शुरू हुआ और दमन अंग्रेजों की ओर से विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने दमन किया था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने 1857 की क्रांति का जगदीशपुर में दमन किया था। नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था और यह 12 जून 1857 को शुरू हुआ। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर याद रखिएगा। बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। तो बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और यह जून 1857 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका दमनकर्ता विंसेंट आयर थे। तो विंसेंट आयर ने बरेली में 1857 की क्रांति का दमन किया और नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। फतेहपुर में नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था और यह 1857 में ही शुरू हुआ था और जनरल रेनार्ड ने दमन किया था।
यहाँ पे एक नोट है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। चूंकि ये सम्राट थे तो सब पे एक प्रभाव पड़ता कि नहीं, सम्राट भी शामिल है तो हम भी क्यों न शामिल हों। इसी उद्देश्य से सम्राट को सबसे आगे रखा गया, क्योंकि ये पद ही अपने आप में भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जो कि 1 नवंबर 1858 को उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में इसको पढ़ा गया। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है उसको एक श्वेत पत्र के रूप में 1 नवंबर 1858 को कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। यह महारानी का एक घोषणा पत्र था। उसमें ये बात सबसे इम्पोर्टेंट कही गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो भारत का शासन है वह निकलकर ब्रिटिश क्राउन का था, सीधे ब्रिटेन से होगा भारत का शासन आगे, जिसे हम ताज का शासन भी कहते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। अभी हमने देखा कि कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को इस घोषणा पत्र को पढ़ा था। उसका अर्थ यह हुआ कि महारानी पढ़ रही हैं, अब जो भारत का शासन होगा वो क्राउन के अधीन होगा। आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना का गठन पील आयोग के द्वारा भारतीय सेना का गठन किया गया। जब 1857 की क्रांति हुई तो देखा गया कि दक्षिण भारत तो लगभग ना के बराबर एक्टिव रहा। उत्तर भारत में पंजाब क्षेत्र भी बिल्कुल ना के बराबर एक्टिव रहा। सबसे अधिक विद्रोह मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और बंगाल बिहार, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक तेजी से रहा। तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोग ज़्यादा विद्रोह किए, तो फिर से इन्होंने सेना का पील आयोग गठित करके सेना का पुनर्गठन करने की घोषणा की। और अब जिन क्षेत्रों से लोग कम 1857 की क्रांति में भाग लिए थे उन से क्षेत्रों से सेना में अधिक लोगों को शामिल कर लिया। जैसे उन्होंने और बात क्या कही कि भाई पंजाब में लड़ाकू लोग ज़्यादा हैं, इसलिए पंजाब से सेना में अधिक शामिल होंगे। अवध और जो बंगाल बिहार के क्षेत्रों से सेना में कमी की गई, जितना उसमें शामिल थे उनमें से, और सेनाओं में कमी की गई कि उन्हें पता था कि यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा जागरूक हैं, और लड़ाकू प्रजाति के रूप में इन्होंने पंजाब के क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया। चूँकि यह 1857 की क्रांति में तटस्थ थे, ना तो ये भारतीयों की ओर से ना ब्रिटिश की ओर थे। तो चूँकि भारतीयों को अंग्रेजों ने एक नीति से शासन किया, बांटो और राज करो, आपस में इनको लड़ाओ और खुद शासन करो। तो पील आयोग का संबंध भारतीय सेना का पुनर्गठन से संबंधित है, जो कि 1857 के में हुआ था। आगे है वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब जो गवर्नर जनरल कैनिंग था तो और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया था। तो क्राउन ने एक प्रतिनिधि के रूप में वायसराय नियुक्त किया। उसी गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अर्थात वायसराय का अर्थ हुआ कि क्राउन का प्रतिनिधि। तो वायसराय, चूंकि लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था तो उसे ही वायसराय कहा जाने लगा। और एक नया पद सृजित किया गया, भारत सचिव का पद, जो कि वहाँ की संसद का ये प्रतिनिधि होता था। ये कुछ सदस्यों के द्वारा भारत में शासन करते थे। आगे 1857 के विद्रोह के समय
कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई तो किसने अपने देखो आंखों से स्वतः देखा था? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ऐसे शायर हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की है। आगे है, नोट में है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 की विद्रोह में तटस्थ बनाए रखा अपने आप को। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य वर्ग और जमींदार वर्गों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, अर्थात वो तटस्थ थे। तटस्थ का अर्थ यह होता है कि ना तो हम इस पार्टी में ना उस पार्टी में हैं। हम ना तो अंग्रेज की ओर से लड़ेंगे ना तो भारतीय की जो क्रांति में भाग ले रहे हैं उनकी ओर से लड़ेंगे। तो ये होती है तटस्थता। आगे है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो उनके कारण थे क्रांति के, उसको भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां ने सबसे पहले जो भारतीय भाषाएं हैं किसी भी भाषा में, वो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो कारण हमने अभी देखे हैं, वो कारण क्या थे, सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने इसके बारे में लिखा। आगे है, यहाँ पे नोट है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। हमने अभी भी देखा कि जगदीशपुर से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। आगे है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अभी हमने देखा मध्यम वर्ग और जमींदार तटस्थ थे, लेकिन उनमें कुछ जो राजवंश थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उसमें सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर में सिंधिया का शासन था, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 के विद्रोहियों के दमन के लिए। एक तरीके का ये विश्वासघात था। आगे है, 1857 के आधारित कुछ पुस्तकें हैं, अर्थात 1857 की क्रांति जो हुई थी उस पर कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तक लिखी है। देखते हैं कौन सी पुस्तक किसकी है। तो द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। उन्होंने 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिबेलियन, वह अशोक मेहता की है। दूसरी पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीडी सावरकर जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इन्होंने पहली बार कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इतनी हिम्मत इन्होंने दिखाई कि इन्होंने उस समय की जो अंग्रेजी शासन था, उन्होंने कहा ये भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। ये बात वीडी सावरकर ने कही। आगे है, 1857 किसकी पुस्तक है? एस एन सेन की। एस एन सेन ने 1857 लिखा। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अर्थात सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है? आरसी मजूमदार की। आरसी मजूमदार ने सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखी। आगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी किसकी है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स की है। ये याद रखिएगा कि टी आर होम्स की हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी है। रिबेलियन 1857 पीसी जोशी की है। ये बुक अशोक मेहता की, वीडी सावरकर की और ये आरसी मजूमदार की। ये तीनों आप याद रखिएगा, ये जरूर बहुत है, एक बार एक तो प्रश्न आ ही जाते हैं। आगे है, रिबेलियन 1857 पीसी जोशी की है और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान की है। अभी हमने देखा कि पहली बार इन्होंने किसी भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के बारे में लिखा, वो है सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे एक नोट है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि
भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो हीरोज जो कि झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किया था, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतने महान शब्द बोले कि यह भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, इतनी महान थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई। अभी हमने देखा वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने दी। आगे है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था। तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा यह तो 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र है, कुछ लोगों द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। उस समय मुस्लिमों पर यह उठाया गया कि मुस्लिमों द्वारा षड्यंत्र किया गया है। यह जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। आगे देखते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार का। उन्होंने कहा पहली बात तो हम जो कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, पहली बात तो ना ये प्रथम है, ना तो राष्ट्रीय है और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये बात आरसी मजूमदार ने कही थी। ये कथन याद रखिएगा और ये व्यक्ति को याद रखिएगा। आगे है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। अर्थात जो ये 1857 की क्रांति हुई थी, इसको लिखने के लिए सरकारी इतिहासकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एसएन सेन को। तो एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया है कि वह स्वतंत्रता जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में लिखें। आगे है यहाँ पे कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनमें दिया गया है कि जो 1857 की विद्रोह के प्रमुख मत क्या क्या हैं। जैसे एसएन सेन ने क्या कहा, अशोक मेहता ने क्या कहा, वीडी सावरकर ने क्या कहा, आरसी मजूमदार ने क्या कहा, सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर एसएन सेन ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अर्थात जो भी लड़ाई के लिए शुरू हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। अशोक मेहता ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। इसमें राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता का अर्थ होता है एक एकता की फीलिंग के साथ आप कोई कदम उठाते हो, जिसका साझा इतिहास हो, साझा भविष्य हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। और अशोक मेहता ने कहा 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और वीडी सावरकर जो कि सबसे महत्वपूर्ण कथन उन्होंने बताया है 1857 की क्रांति में, उन्होंने कहा वीडी सावरकर ने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह राष्ट्रीय था, कोई क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था या कोई युद्ध नहीं था, ये क्रांति थी। क्रांति का अर्थ होता है जिसके तहत एक परिवर्तन हो, वो परिवर्तन किसी भी दिशा में हो लेकिन एक आमूलचूल परिवर्तन हो, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो वीडी सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित था, इसको कुछ लोगों ने मनन किया था, ये पहले से निर्धारित होता आया था कि किसी न किसी दिन ये फूटेगा। उन्होंने कहा यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इसके बारे में कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह आरसी मजूमदार का है। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा 1857 की क्रांति के बारे में? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इन्होंने कहा कि इसमें कोई साधारण नागरिक शामिल नहीं थे, यह सिपाहियों के द्वारा उत्पन्न विद्रोह था। आगे है बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने भी राष्ट्रीय की संज्ञा दी। तो बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा? पी रॉबर्टसन ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह
केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस है। जो हमने अभी देखा कि तात्कालिक कारण भले था, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी कारण एक पृष्ठभूमि तैयार किए थे। बाकी चर्बीयुक्त कारतूस होता तो जब 1857 की क्रांति में कुछ इधर छिटपुट घटनाएं हो रही थी तो उसी कारतूस को तो मुंह से खोल के और विरोध में फेंके जा रहे थे, तो कहाँ गया था ये धार्मिक भावना का आहत होना। तो एकमात्र कारण नहीं था। हाँ, एक कारण जरूर था, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कारण बहुत स्ट्रांग हो या यही एक कारण हो। तो पी रॉबर्टसन ने इसे चर्बीयुक्त कारतूस के कारण विद्रोह बताया, उत्पन्न विद्रोह बताया। आगे है टी आर होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। इन्होंने कहा कि अंग्रेज सभ्य हैं और जो भारतीय हैं वो असभ्य हैं, तो ये सभ्यता और असभ्यता के बीच बर्बरता है, अर्थात जो बर्बर लोग हैं वो असभ्य हैं और सभ्य लोग अंग्रेजों को कहा। और टी आर होम्स ने कहा ये सभ्य और असभ्य लोगों के बीच का युद्ध है, अर्थात जो भारतीय हैं वो बर्बर हैं, असभ्य हैं, जो अंग्रेज हैं वो सभ्य हैं। आगे डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम, उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो अभी अभी हमने देखा भी था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। रीज ने क्या कहा? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो इनका अलग से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जानिएगा कि धर्म को किसने आधार बनाया कि ईसाई धर्म के विरोध में सामने के जो धर्म थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये में फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। 1857 की क्रांति से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, और जितने प्रश्न इसमें कवर किए गए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।